हेलो नमस्कार साथियों, आई एम दिवाकर एंड यू आर वाचिंग जीएस टेल्स। जीएस टेल्स की इस घटना चक्र पर आधारित जो सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें हम अगला पार्ट लेके हाजिर हैं जो कि 17th पार्ट होगा। और जिसमें हम इंडिया की सॉइल्स यानी कि मिट्टियाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से जाना जाता है। रेगुर रेगुर ये जो है ना, ये मोस्टली एक्चुअली होता क्या है कि काली मिट्टी जो है वो मोस्टली महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी को रेगुर बोला जाता है, इस वजह से इसका नाम रेगुर यहाँ पे है। ठीक है, भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है, कौन से लावा के अपक्षय से? वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट लावा। ठीक है, ये मिट्टियाँ डेक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। ठीक है, कॉटन के लिए फेमस होती हैं, कपास की मिट्टी बोला जाता है ना इसको। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मिट्टी भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है इंडिया के काली मिट्टी। ठीक है, यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.6% भाग है। ठीक, तो 16.6% भाग इंडिया का 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, दिस इज हाउ ब्लैक रेगुर सॉइल लुक्स लाइक, कंप्लीटली ब्लैक है ना। हाथ भी थोड़ा सा ज़्यादा ही गोरा है। फिलहाल ये मैप है इंडिया का, इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये देखिए, गुजरात में भी कुछ हद तक है, लेकिन महाराष्ट्र तो पूरा ही इसी से सराबोर सा है। ये मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी ठीक ठाक है। तो इन सब जगहों पे ब्लैक सॉइल इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, अगर आप और थोड़ा डिटेल में देखना चाहें कि ब्लैक सॉइल के भी कई प्रकार होते हैं, तो इसमें ये देखेंगे कि डीप ब्लैक सॉइल जो है, ये सब जो एकदम से ब्लैक ब्लैक है, डीप ब्लैक सॉइल, ये सब डीप ब्लैक सॉइल है। ठीक है, सब आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, कुछ कर्नाटक में भी है। उसके बाद मीडियम ब्लैक सॉइल, ये सब मीडियम ब्लैक सॉइल है। एंड सैलो ब्लैक सॉइल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे आप देखिए, इधर ये सब जो पार्ट है ये सब सैलो वाला पार्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसको और डिवाइड करना हो तो 3 तरीके से कर सकते हैं, डीप, मीडियम एंड सैलो ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, इसी वजह से इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, कपास की मिट्टी बोला जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता। क्या क्या अधिक होता है इसमें? काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड पोटास एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन तो मोस्ट ऑफ द सॉइल्स ऑफ इंडिया में नहीं ही पाया जाता है, ना के बराबर। इसलिए जिसको देखो वही यूरिया करके नाइट्रोजन 46% वाला जो जिसमें यूरियम होता है उसको डालता रहता है। ठीक है, तो काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थ नहीं पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण। ब्लैक सॉइल में ह्यूमस की कमी जरूर होती है, लेकिन कुछ होता है, जीवांश होता है, और टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका जो रंग होता है वो काला होता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ज्यादा जल धारण की क्षमता पाई जाती है। या भीगने पर कैसा हो जाता है? ठोस एवं चिपचिपा। ठीक है, ये अजीब सी बात है, चिपचिपा भी हो जाता है और ठोस भी हो जाता है। काली है ना, काले कारनामे, काले करतूत इसकी है। ठोस भी हो जाता है और चिपचिपा भी हो जाता है। जनरली क्या हो जाता है, जो चिपचिपा होता है नरम होता है ना, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ये ठोस हो जाता है काली मिट्टी। ठीक है, तो इसके काले कारनामे हैं। तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त।
मतलब कि इट बिकम्स, इट क्रैक्स एंड श्रिंक्स ऑन गेटिंग ड्राई। ठीक है, जब वो सूख जाता है तो इसमें क्रैक आ जाते हैं और श्रिंक श्रिंक कर जाता है, यानी आकुंचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी कि सेल्फ फ्लोइंग सॉइल कहा जाता है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला तथा चेस्टनट की तरह होता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका है। यानी कि विशिष्ट उच्चावच का मतलब होता है स्पेसिफिक टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। ठीक है, स्पेसिफिक टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है ब्लैक सॉइल बनने के लिए। कुछ इस तरीके से ब्लैक सॉइल दिखता है। ठीक है, और ये रहा थोड़ा सा एडिशनल पार्ट जो है गूगल से इसको लिया गया है। ब्लैक सॉइल के बारे में इतना डिटेल में गूगल ने दिया। ठीक है, बिकॉज इट्स लोकल नेम रेगुर, वही हमने बताया ना, इन द मराठी लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि प्रेडोमिनेटली महाराष्ट्र में ये सॉइल पाई जाती है। इस वजह से इसको रेगुर सॉइल बोला जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी को रेगुर बोला जाता है। यहाँ थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ओरिजिन इसका नाम मराठी में बता दिया गया। ठीक है, डेक्कन प्लेटी में भी पाया जाता है। डेक्कन प्लेटी में इसको बोला जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो वही हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वैली ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ब्लैक सॉइल इज रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, पोटास and is clayey and impermeable, allowing it to retain moisture for longer periods. Okay, ideal for cotton growth, इसी वजह से इसका कॉटन सॉइल नाम भी पड़ा है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टी। ठीक है, बेसाल्ट लावा के अपर्दन से अपक्षय से रेगुर या ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। भारत में काली कपास मृदा, काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? अगेन वही चीज, ज्वालामुखी चट्टान के अपर्दन से, बिदरी या फिशर। ठीक है, आइए 2021 का सवाल है। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका। काली मिट्टी के साथ इसका देखिए रेगड़ भी बोला जाता है, उफ्र कटबंदी चरनोजम भी बोला जाता है, अलग अलग नाम है इसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां काली होती हैं। ओके, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि देखिए रेगुलर मिट्टियां काली तो होती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की वजह से इनका कलर काला होता है, लेकिन ह्यूमस जो है बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, अर्थात इसका जो कारण है, रीजन है, वो गलत है। अर्थात आंसर इसका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, मतलब कि कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसमें देख लेंगे कि क्या क्या पाया जाता है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता, नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, करेवा कहाँ पाया जाता है? मोस्टली कश्मीर में पाया जाता है। करेवा हिमनत, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। ठीक है, करेवा क्या होता है? चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ माने हिम वाले एरिया पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान, देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, और ये मोस्टली जो है जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। ओके, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, अगेन वही चीज, ये जैव तत्व ये बोल रहे प्रचुर मात्रा में, जबकि जैव तत्व मतलब वही ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है, इसलिए इसका भी आंसर वही हो जाएगा, कौन सा? सी वाला। ठीक है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी यानी कि सेल्फ फ्लोइंग सॉइल कहा जाता है? अगेन वही कपास की काली मिट्टी, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, कपास की काली मिट्टी। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं, ये सी मालवा पठार वाले में। ठीक है,
मालवा पठार क्या होता है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा पाया जाता है, शिलांग वगैरह तो नॉर्थ ईस्ट में हो गए, है ना। शिलांग हो गया नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ और सरयू पार मैदान ये तो नदर्न प्लेन्स में आ जाता है। मालवा पठार आपका हो जाएगा ये जो ताप्ती से लेके कौन सा साबरमती के बीच का जो एरिया है, एक्चुअली ये डेक्कन ट्रैप का पार्ट बन जाता है और डेक्कन में ही जो है काली मिट्टी अक्सर पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। मालवा का पठार इसी डेक्कन ट्रैप की उपज है। ओके, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, तो क्वेश्चन है झारखंड कहाँ पे, तो ये है राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में। ठीक है, एनडीएम में, एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रेगुर कहा जाता है, ये तो मराठी लैंग्वेज में। क्रिप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा है, ये भी सही बात है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यही गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पाई जाती है, जो कि 16.6% कॉन्स्टिट्यूट करती है ऑफ इंडिया का। इसमें उच्च जल धारण क्षमता होती है, लोहांश की मात्रा अधिक होती है, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं लैटराइट सॉइल। ठीक है, लैटराइट सॉइल का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में एफ बुकानन द्वारा किया गया था। इनका नाम लैटिन भाषा में शब्द में लेटर से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट, यानी कि ये ईंट के टाइप का दिखता है, कलर वलर इसका लैटराइट सॉइल का ईंट की तरह होता है। भीगने पर ये मिट्टियां मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेरेदार हो जाती हैं। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ये स्पेसिफिक सॉइल्स हैं, मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट सॉइल का निर्माण हुआ। विक्षालन माने लीचिंग। ठीक है, यानी कि जब ढेर सारी बारिश होती है तो वहां से कुछ कुछ उसके जो अंश होते हैं मिट्टी के, वो लीचिंग करके वहां से विक्षालित होके वहां से बहकर निकल जाते हैं। उस मिट्टी से जो बच जाता है वही लैटराइट सॉइल होता है। ठीक है, लैटराइट मिट्टियां मोस्टली आर्द्र प्रदेशों की अनब्लीच्ड मिट्टियां हैं, जिनकी उर्वरता कम होती है। जो ब्लीच हो जाता है, ठीक है, जो पोषक तत्व ब्लीच हो जाता है वो निकल जाता है, जो अनब्लीच्ड बनती हैं, बचती हैं, अपक्षालित बचती हैं, वही लैटराइट सॉइल कहलाती हैं। और ऑब्वियसली ये आर्द्र प्रदेशों में ही पाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ताकि जब वहां पर ज्यादा पानी बरसता है तो वहां से मिट्टी की लीचिंग होती है, जो अनब्लीच्ड बची रह जाती है वही होती है लैटराइट सॉइल। और ऑब्वियसली जो अनब्लीच्ड होती है, लीच्ड सॉइल होती है, उसकी उर्वरता कम होती है, क्योंकि उसमें से पोषक तत्व काफी निकल चुके होते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। ठीक है, लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। देखिए, ब्लैक सॉइल में क्या है, पोटास मिल जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं मिलता, लेकिन जो लैटराइट सॉइल है उसमें पोटास भी नहीं मिलता और नाइट्रोजन फास्फोरस तो नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, उसमें चूना भी होता है, ब्लैक सॉइल में चूना होता है, लेकिन लैटराइट सॉइल में चूना भी नहीं होता है। तो इसके चूना भी चूना लगा चुका होता है कहने का मतलब है लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, इसी वजह से ये थोड़ा उसके रंग का दिखती है ना, ईंटे के रंग का। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट में पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ में आया? केरल में, पूर्वी तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे इंडिया, केरल हो गया, पूर्वी तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू,
पूर्वोत्तर में मेघालय, यहाँ पे आएगा मेघालय के उत्तरी भाग में, तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके, ये सब इसलिए यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और ये थोड़ा सा वैसा है एरिया, मतलब ढाल वाला एरिया है, ताकि वहाँ से मिट्टी ब्लीच होके नीचे चली जाए और जो बचे वही अनब्लीच्ड सॉइल यानी कि लैटराइट सॉइल बच जाएगी। अगले स्लाइड में देखते हैं कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत के 1.8 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, जहां काली मिट्टी 5.46 स्क्वायर किलोमीटर पर विस्तृत है, वहीं ये 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो लैटराइट सॉइल महाराष्ट्र में भी है और केरल के मालाबार तट में भी है। लैटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब है इन मिट्टियों के निचली भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से जो बेसिक पदार्थ होता है वो लीचिंग करके नीचे आ चुका होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनके रासायनिक संगठन और ऊंचाई में समानता संबंध पाया जाता है। जितना ऊंचा रहेगा वो उस तरीके से वहाँ पर बेसिक मटेरियल भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो निचले भाग हैं वो ज़्यादा अम्लीय हैं, एसिडिक हैं। ठीक है, अब भारत में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र कुछ इस तरीके से मैप में हम देखेंगे तो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेघालय के उत्तरी भाग में हो गया, उड़ीसा में हो गया। ठीक है, और ये आपका मालाबार तट हो गया केरल का, यहाँ पे पूर्वी तमिलनाडु हो गया। इन सब जगहों पे ये लैटराइट सॉइल्स पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ठीक है, अगेन गूगल वर्क, गूगल में ये सब दिया हुआ है। लैटराइट सॉइल इज रेडिश clay rich soil type formed through intense weathering and leaching of rocks in hot humid tropical climate। देखिए, जो लोग इंग्लिश वर्जन वाले हैं उनको बहुत इजी, बहुत सुटेबल लगेगा। और ये जो हम ऐड करते हैं इसमें, ये इंग्लिश वाला पेज, इसके दो कारण हैं। एक तो जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको भी थोड़ी इजी हो जाएगा, और दूसरा यहाँ से इतना बेहतर तरीके से इन्होंने अरेंज किया होता है ना, यहाँ से आप 3-4 चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन सीख सकते हैं जब आपको मेंस का आंसर लिखना होगा। लैटराइट सॉइल इज रेडिश क्ले रिच सॉइल टाइप फॉर्म थ्रू इंटेंस वेदरिंग एंड लीचिंग ऑफ रॉक्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब कुछ दे दिया। ठीक, कैसा होता है? रेडिश होता है। क्या होता है इसमें? क्ले रिच सॉइल टाइप होता है। ठीक है, कैसे बनता है? फॉर्म थ्रू इंटेंस वेदरिंग एंड लीचिंग किसका? ऑफ रॉक्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन और क्या हो सकता है। इस तरीके से आप यहाँ से इंट्रोडक्शन भी सीख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको ऐसे लिखना हो तो और इसकी क्या खूबियाँ होती हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हाई आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेंट। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ब्रिक लाइक अपीयरेंस होता है जब ये सूख जाता है। सूख जाता है तो ईंटे की तरह दिखता है। While poor in some nutrients, it can be suitable for certain crops when properly managed। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे बनता है, इंटेंस वेदरिंग एंड लीचिंग बताया ही पहले ही। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसके, तो रेडिश कलर होता है, कोर्स ग्रेनुलर टेक्सचर होता है, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होता है, एसिडिक पीएच होता है, हाई परमिएबिलिटी होता है, यानी कि इसमें पानी बहुत आराम से बह जाता है। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है, कल्टीवेशन में होता है, जनरली पुअर बट इट कैन सपोर्ट सर्टेन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, रबर एंड कोकोनट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हो जाता है कि ये लैटराइट सॉइल्स में क्या क्या क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। तो टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर, कोकोनट, है ना, मेघालय में हो गया, और तमिलनाडु, केरल का मालाबार तट, इन सब जगहों पे चाय के बागान, कॉफी के बागान आपको मिलेंगे, रबर एंड कोकोनट के बागान भी आपको मिलेंगे, तो इसलिए वहाँ पे पाई जाती है मिट्टी। ठीक है,
साइंटिफिक स्टडीज में भी इसका यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उड़ीसा आसाम में भी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाते हैं। कुल मिला के जहाँ पर थोड़ा वैसा होता है ना, स्लोप टाइप का होता है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस देखते हैं लैटेराइट सॉइल से रिलेटेड। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ओके, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है, ये ठीक नहीं है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत बात है। ठीक है, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ठीक है, ये चीज सही है, टैपियोका और काजू की अच्छी उपज भी इनमें होती है। तो इसका पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इनमें देखेंगे। लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल रंग लोहे की ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियां सामान्यतः लोहे एवं एल्यूमिनियम समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड भी नहीं होता। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टैपियोका और काजू आदि की कृषि की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो लैटेराइट सॉइल के बारे में स्टेटमेंट दिया है। लैटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। लैटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। अब देखिए, कभी अभी आपने इसको हमने ये नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और ह्यूमस से समृद्ध होती है। ह्यूमस तो इसमें ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि लीचिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है। उड़ीसा में जरूर कुछ ना कुछ पाया जाता है, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल उस तरीके से नहीं पाया जाता। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सही हो जाएगा, अर्थात इसका जो डी वाला आंसर है सही हो जाएगा। झारखंड पीछे 2021 का सवाल है ये। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखेंगे कि लैटेराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाले क्लाइमेट की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र उपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर, पठार आदि प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल देखेंगे, IAS 2006 का है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा जो एरिया है वो उसमें खेती होती है। ठीक है, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की है। ठीक है, अब मखरला अधिकांश तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जरूर उसमें कुछ ना कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं कि अधिकांश नहीं कह सकते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत, यानी कि सी वाला। ठीक है, अभी देखेंगे प्रश्न काल में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित नेट सोन एरिया 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का 40% था। लैटेराइट सॉइल भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अपक्षालन से बनती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। रेड एंड जलोढ़ माने कौन सा? एलुवियल सॉइल। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे मिलेगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पर मिलती है। ओके, लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश। सबसे पहला आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? लैटेराइट मिट्टियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वे अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं जो आर्द्र हैं। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां, ठीक है, उनकी उर्वरता कम होती है। बिल्कुल सही बात है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी नहीं, चूना भी नहीं पाया जाता है, चूना कत्ता कुछ नहीं पाया जाता है। चूना पाया जाता है उसमें ब्लैक सॉइल में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक किसमें हो रहा है? उसी लेटराइट सॉइल में। ठीक है, लेटराइट सॉइल में लोहा ऑक्साइड ज्यादा पाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अनुर्वर हो रहा है, उर्वरता उसकी कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दोमट या जलोढ़ मिट्टी, लोमी या एलुवियल सॉइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर सॉइल में से इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, एलुवियल सॉइल बोला जाता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल देश के 33.5% भाग पर यानी कि 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि ये सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया पे फैली हुई या विकसित मिट्टी है। कौन सी? एलुवियल सॉइल। 33.5% बहुत होता है, इतना होता है जितना कि आपको सीसेट पास करवा दे। ठीक है, तो अगर जलोढ़ मिट्टी जितना इंडिया में फैला उतना आपका स्कोर सीसेट में आ जाता है तो आप जो है आराम से सीसेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज और आप देख सकते हैं, जैसे 33.5% जो है 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लगभग इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 100% हो जाएगा, है ना। तो 11 3 33 लगभग 3287 समथिंग करके 32,87,000 ऐसे कुछ करके स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इंडिया का पूरा क्षेत्रफल भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से गुणा भाग करने कोई मतलब नहीं था, बस इतना याद दिलवाना चाह रहे थे कि 32,87,000 समथिंग लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का है। ठीक है, यह मिट्टी पंजाब से लेकर असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। ऑब्वियसली देखिए जलोढ़ मृदा है, ये नदियां जो अपने साथ हर साल मिट्टी बहा के ले जाती हैं और बाढ़ के रूप में इधर उधर फैला देती हैं। तो जहां जहां नदियां रहेंगी या यूं कहें कि बड़ी नदियां रहेंगी वहां पर उनके किनारे पर या उनके मुहाने पर डेल्टा पर जरूर जो है जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाएंगी। और जो नदर्न प्लेन्स है आसाम से लेके पंजाब तक, ठीक है, गंगा यमुना इधर गोमती और इधर से आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, यहाँ तक पूरा ये सब, इधर ये सिंध जो सिस्टम है ये सब पूरा एलुवियल सॉइल है। इसी वजह से तो 33.5% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका निर्माण हिमालय तथा द्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर डाइवर्जेंट सी द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। वही चीज है ना, जो बहा के लेके आती है नदियां वो छोड़ देती हैं मैदानों में, फिर वो जो एलुवियल सॉइल बन जाता है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर, इसका मतलब क्या, लाइट डस्टी टू एश ग्रे के बीच, और गठन टेक्सचर इनका रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। ठीक है, बलुई तो बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना जैव पदार्थ प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ओके, पोटास फास्फोरस पाया जाता है, चूना भी मिलता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं मिलता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में, पंजाब में आप देखेंगे कि लोग ढेर सारा यूरिया डालते हैं ताकि उसमें से 46% जो नाइट्रोजन होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। यहाँ पर कुछ हमने एक पिक लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी मिट्टी किस तरीके से दिखती है। एलुवियल सॉइल कुछ इस तरीके से बुरबुरी टाइप की होती है। ब्लैक सॉइल देख चुके हैं आप। रेड एंड येलो सॉइल ऑब्वियसली लाल पीली दिखेगी। लैटेराइट सॉइल देखिए ईंटे की तरह है ना, थोड़ी सी रेडिश है। एंड एरिड सॉइल सूखी सॉइल, सूखी सॉइल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसमें, तो उसमें सिर्फ दरारें होंगी और दरारें दिख रही हैं। फलीदार फसलों यानी कि लेगुमिनस क्रॉप्स की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए लेगुमिनस क्रॉप्स कौन सी होती हैं, फलीदार पौधे, जैसे मटर हो गया, ठीक है, उड़द हो गया, ये सब जो फसलें हैं
बीन्स हो गए, है ना, ये जो जो फलीदार फसलें हैं उनकी खेती करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें राइजोबियम नामक ये एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतरण कर देता है, जो पौधों के लिए उपयोगी होता है। अब यहाँ से 2-3 सवाल एक साथ आपको दिख जाएंगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से फलीदार पौधों की जड़ों में जो पाया जाता है फलीदार फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। और स्थिरीकरण कैसे करती हैं कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, और ये नाइट्रेट के रूप में ही फसलें नाइट्रोजन का उपयोग करती हैं। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, जिनकी मदद से इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिल, फल, साग सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। सामान्यतः दोमट मिट्टी लोम सॉइल में 40% बालू के कण, 40% मृतिका यानी क्ले के कण एवं 20% गाद यानी सिल्ट के कण पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी एलुवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है, ऑब्वियसली जो बलुई दोमट मिट्टी होगी, बालू में कितना मिट्टी पानी टिकेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रेतीली मिट्टी का उच्च अनुपात होता है। ऑब्वियसली जहाँ रेतीली मिट्टी होगी, बलुई मिट्टी होगी, वहां पर ज्यादा होगा तो वहां पर पानी कम टिकेगा, तथा इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इस वजह से भी पानी वहां से छन छन के नीचे चला जाता है। पोरस कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में पोरस होती है ये मिट्टी, पोरोसिटी ज्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंस इतना है इस मिट्टी का कि इसको थोड़ा और डिटेल में घटना चक्रवाल ने भी दिया है और हमने भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नवीन जलोढ़ या खादर, यही वो मिट्टी है जहां पर हर साल जब नदियां बाढ़ लेके आती हैं तो जो है नई मिट्टी कर देती हैं। जहां जिस एरिया में फैलता है, जिस एरिया में बाढ़ आती है, वो खादर खादर वाला एरिया कहा जाता है। इसमें इन मिट्टियों का विस्तार नदी की बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। ऑब्वियसली उर्वरकता इसकी बनी रहेगी क्योंकि हर साल ये नई होती जाती है, इसकी उर्वर क्षमता मेंटेन रहती है। प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से थोड़ी सी कुछ ऊंचाई पर होती है, इस वजह से हर साल ये रिन्यू नहीं हो पाती है, नवीन नहीं हो पाती, नवीन परतें नहीं जुड़ पाती हैं। इस वजह से कंपेरेटिवली खादर की तुलना में ये उतनी जो है उर्वर नहीं होती, इसकी उर्वरता कम होती है। यहाँ मिट्टी का रंग गहरा पीला, रक्ताभ, भूरा, पेल रेडिश ब्राउन पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड नोडुल्स अधिक पाए जाते हैं। थोड़े से इसके जो कण होते हैं वो भी बड़े होते हैं, इस वजह से भी अनुर्वर होती है, उतनी उर्वर नहीं होती है। बांगर मिट्टियों पर लवड़ी तथा क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेत का जमाव मिलता है। जानते हैं रेत से पहले क्या होता था? अब तो सबको व्हील ही पसंद है, लेकिन पहले लोग रेत से कपड़े धुल लेते थे। ठीक है, तो ये इतना क्षारीय और साल्टी होता था कि बांगर मिट्टी की, इससे लोग कपड़े धुल लेते थे। ठीक है, यह मिट्टी कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। ओके, एक और टाइप होता है भाबर। भाबर क्या होता है? शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटका युक्त होती है, इसे भाबर कहा जाता है। ठीक है, भाबर के दक्षिण में दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहते हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती। ठीक है, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे। शकील आजमी जी का ये शेर है एक। ठीक है, बहुत देर से नदियां नदियां चल रही है, उनका एक उतार ही रहे। तो नदी क्या होती है? नदी जब आती है यहाँ से तो अपने साथ कंकड़ पत्थर और गाद लेके आती है, तो सबसे पहले जो छोड़ती है वो वही भाबर एरिया बन जाता है। ठीक है, फिर उसके नीचे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाले छोड़ देती है, तराई एरिया बन जाता है। फिर और नीचे जब आती है तो प्लेन्स में, मैदान में आ जाती है, फिर यहाँ पर ये बांगर और खादर बनते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल्स। तो इस तरीके से भाबर के दक्षिण में दलदली तथा गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता तथा फास्फेट की कमी पाई जाती है। यही एक भाबर
एक मिट्टी है जहाँ पे नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फेट इसमें भी नहीं होता। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ के नाम से जाना जाता है। राढ़ किसमें होता है? भाबर में होता है। प्राचीन जलोढ़ को राढ़ कहा जाता है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कौन कैसे बनता है। हिमालय से नदियाँ चली, सबसे पहले भाबर बनाया, ठीक है, भाबर बनाया, फिर इसके नीचे आएंगे ये और छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वहां से तराई, तराई एरिया में ही क्या होता है कि नदियां गायब हो जाती हैं, है ना, भाबर और तराई में गायब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, उसके नीचे से नदियां बहती हैं। और फिर ये भांगर, देखिए जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ पे नदी हर बार बाढ़ लेके नहीं आ पाती, वो भांगर कहा जाता है। और नीचे वाला जो एरिया देखिए, पानी इसका बाढ़ से यहाँ पे आ गया तो ये रिन्यू हो जाता है, ये वाला परत, इसलिए इसको खादर कहा जाता है। खाद जानते हैं ना, खाद, खाद जो होता है हर साल मतलब लोग अपने खेतों में डालते हैं ताकि उसकी उर्वरता बढ़ सके, तो खादर उसी से नाम पड़ा है। अब ये देखिए, ये बड़ा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप था, तो हमने कहा इसको भी गूगल पे सर्च करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Alluvial soil is extremely fertile and soil created by river deposits of silt, sand and clay. इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन रिवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा सच एज इंडो गंगेटिक प्लेन्स, क्लासिफाइड एज खादर, न्यू एंड भांगर। फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है ये, तो फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने दिया है कि alluvial soil is formed when river carries eroded rock material, sediments को लेके आती है ऊपर से, फ्रॉम देयर अपर कोर्स, अपर कोर्स से ले आती है और डिपॉजिट कर देती है कहाँ पे? लोअर कोर्सेज में, फ्लड प्लेन्स और डेल्टाज में। कंपोजिशन इसमें क्या क्या होता है? सिल्ट, सैंड एंड क्ले होता है। फर्टिलिटी हाई होती है, रिच न्यूट्रिएंट होता है इंक्लूडिंग पोटास, फास्फोरिक एसिड वगैरह, लाइम, चूना वूना सब इसमें होता है, ठीक है। इसी वजह से ये चूना नहीं लगाती क्योंकि इसमें ऑलरेडी चूना होता है, ओके। टेक्सचर कैसा होता है? लोमी टेक्सचर होता है, ठीक है, पोरस होता है एंड इज लाइट, हल्की होती है, जिसकी वजह से इजी टू कल्टीवेट। वाटर रिटेंशन ठीक ठाक होती है, इट हैज गुड वाटर रिटेंशन एंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, दो इट्स पोरस नेचर अलाउज फॉर द एफिशिएंट ड्रेनेज। हालांकि पोरोसिटी की वजह से इसमें से जल्दी से पानी रिस भी जाता है, गायब भी हो जाता है। टाइप्स कौन कौन से टाइप होते हैं? तो वही अलुवियल सॉइल के मतलब उनकी एज के आधार पर और लोकेशन के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर एज एंड लोकेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, खादर, न्यू एलुवियम, भांगर, ओल्ड एलुवियम, ओके, ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है और रिवर वैलीज में पाया जाता है। अदर रीजन्स में कहाँ? वही महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स में पाया जाता है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उर्वरता ज्यादा होती है। क्रॉप्स ग्रोन कौन कौन से? वीट, मेज, शुगर केन, पल्स, सब। वाटर मैनेजमेंट, excellent porosity and water retention capacity makes it well suited for irrigation farming। भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र देखिए 33.5% ऐसे ही नहीं पाया जाता, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक? एक तो डेल्टा हो गए पूरे जो हमारे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, इन सब नदियों के डेल्टाज में पाए जाते हैं। और फिर यहाँ से पंजाब से लेके असम तक, ठीक है, पूरी नदियों का जाल बिछा हुआ है। पेरेनियल रिवर, सतत वाहिनी रिवर जिनको बोलते हैं, साल भर बहने वाली रिवर, ठीक है, ये सब है। इन सब जगहों पर जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो सबसे पहला इसमें है, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 14 में नहीं और ज्यादा पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट गलत। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यह भी गलत है। यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो भाबर जो होता है उसमें उसको रेह के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ, एक्चुअली रुकिए, ये पूछ रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है, ठीक है। तो रेह
एक्चुअली इसमें पाई जाती है, और ये जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, ये वाला भी स्टेटमेंट का गलत है। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अप्रोच जो है चेंज हो गया। एक्चुअली ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कथन सही है, सही कथन को चुनना है। हम एक्चुअली गलत को लेके चल रहे थे। ठीक है। इसमें फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रे, थूर या चोपन जो होता है वो भाबर को बोला जाता है। उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, ये गलत है, उपजाऊ मिट्टी होती है। कुल भूभाग का 14% नहीं होता, 33.5% होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को छत्तीसगढ़ पीसीएस ने 2020 में पूछा था, और मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ पीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो ठीक ठाक लेवल के, अच्छे लेवल के होते हैं। इसमें फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जितना हमने अभी पढ़ा उसमें इस तरीके से दिया नहीं था। ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये सब इतने क्लियरली गलत दिख रहे हैं, इसको ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। ये तो भाबर आपको पता है, ये उपजाऊ होती है, बिल्कुल पता है। तो और ये 14%, 33.5% होता है, तो बच गया आपका ये वाला। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसको याद करना भी जरूरी है कि फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बहुत और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ओके ओके ओके, तो हमारे माइंड से स्लिप हो गया। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33.5%, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, मृदा उपजाऊ होती है। अम्लीय मृदा को स्थानीय रूप से रे, थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। ठीक है। जो एसिडिक सॉइल होती है उसको रे, थूर, चोपन, ऊसर, कल्लर कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑब्वियसली जलोढ़ मृदा। ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? वही जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। कुछ नहीं इसमें रखा है एक्सप्लेनेशन में। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, देखिए ये एक्चुअली क्या होता है, कहीं कहीं आप मतलब थोड़े लेस स्टैंडर्ड सोर्सेज में आप देखेंगे कि लाल मिट्टी जो है इंडिया के सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जलोढ़ मिट्टी ही सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है, और जलोढ़ को जो है कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। काली अलग हो गया, बलुई अलग हो गया, लाल मिट्टी अलग हो गया। अगर आपने कछारी अब तक नहीं भी पढ़ा रहा होगा, तभी यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं कि कछारी मिट्टी इज द जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। ठीक है। और वो 33.5% भाग में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग वही है। कौन सा? कछारी या जलोढ़ या दोमट। ठीक है। एलुवियल सॉइल गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी, देखिए पुरानी पूछ रहा है तो वही है बांगर। ठीक है। बांगर बोला जाता है, और नई जो होता है उसको खादर बोला जाता है, और जो तराई क्षेत्र से ऊपर जो एरिया होता है उसको भाबर बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ठीक है। सबसे कम होती है, तो सबसे कम वही बलुई दोमट। ठीक है। बलुई दोमट में देखिए कितने टाइप की इसमें दोमट दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है वो बलुई दोमट ही है। एलुवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में होते हैं तथा इसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? भाई लोम दुमटी में कौन कौन सा कण मिलता है? ठीक है। अभी आपने देखा कि उसमें बालू भी होता है, सिल्ट भी होता है ना, क्ले भी होता है, अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं बलुई दोमट मिट्टी में। ठीक है। लोम में, लोमी सॉइल में 40% बालू, 40% क्ले, 20% सिल्ट, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इस मिट्टी का जो मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें कई सारी मिट्टियां कवर की जाएंगी। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रेड सॉइल भारत में लगभग 8.7% कॉन्स्टिट्यूट करती है, 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर में, और 26.8% क्षेत्र पर विस्तारित है। कहने का मतलब है कि लाल सॉइल जो है इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है।
ठीक है। रेड सॉइल इज सेकंड बिगेस्ट या लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन 26.8% पार्ट ऑफ इंडियन एरिया। ओके, 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। ठीक है, रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन एवं नियोजन से होता है लाल मिट्टी का निर्माण। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ठीक है, सिलिका एंड आयरन, Si एंड फेरस। ठीक है, इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। ओके, तो पीला करने का इसका यही कारण है क्या? जब ये गीली होती है तो ये पीली होती है लाल मिट्टी। ठीक है, ये लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये होता है। ठीक है, लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें पाया क्या जाता है? कुछ नहीं पाया जाता। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर पठार झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी कई जगहों पाई जाती है। ऑब्वियसली 26.8% कॉन्स्टिट्यूट करती है, 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में पाया जाएगा। कहाँ कहाँ? पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक में, दक्षिणी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार में। यहाँ पे देखिए, भारत की प्रमुख मिट्टियों में आपको दिखाई देगी लाल मिट्टियाँ। कहाँ पे हैं? ये वाली। ठीक है, ये जो मिट्टी है ये वाली लाल मिट्टी है। ये वाली देखिए, ऐसे यहाँ से करके काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई मिट्टी है ये लाल मिट्टी, लेकिन फिर भी जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल से कम है। ठीक है, लगभग 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कम है। पर्वतीय मिट्टियाँ, माउंटेन सॉइल, हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर भागों में पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ छिछली तथा अपरिपक्व हैं तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। मिट्टियाँ छिछली तथा अपरिपक्व हैं, माउंटेन सॉइल, इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफ़ी अधिक होता है। ये मिट्टियाँ हल्की एसिडिक होती हैं, अम्लीय होती हैं। ओके, माउंटेन सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टियाँ, डेजर्ट सॉइल का विकास शुष्क तथा अर्ध शुष्क, ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में पाया जाता है। एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, ये और एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट कहाँ पर होता है? राजस्थान में, गुजरात का सौराष्ट्र एरिया, गुजरात का कच्छ एरिया, दक्षिणी पंजाब ईटीसी क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी रेत तथा बजरी से युक्त है, जिसमें जैव पदार्थों तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, नाइट्रोजन की एक चीज, एक हैक है, एक ट्रिक है कि अगर कहीं बोले कि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है इंडियन सॉइल्स के बारे में, ठीक है, तो वो गलत है। वो जो भाबर जो मिट्टी होती है ना, भाबर वाला जो एरिया होता है, उसी में नाइट्रोजन पाया जाता है। बाकी सब इंडियन सॉइल्स में नाइट्रोजन की कमी ही होती है। दालहनी फसलें, लेगुमिनस क्रॉप्स, ठीक है, एक्चुअली दाल वाली फसलें वही होगी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। ठीक है, चना हो गया आपका, मटर हो गया, या फली वाली जो फसलें हैं, बीन्स हो गई, ये सब वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजे बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि। इसको याद करना जरूरी है। इसको सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं? अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजे बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द इत्यादि। ठीक है, तो वही दलहनी फसलें, फलीदार फसलें, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस इन इंडिया। अब इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये वो है, ये वो क्या है,
एक टेबल है जिसमें एक बहुत अच्छा सा डेटा दिया हुआ है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एरिड एंड सेमी एरिड एरिया कुल मिला के राजस्थान में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारे राजस्थान जो है डेजर्ट मरुस्थल उसमें ज़्यादा है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया उसमें ज़्यादा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा शुष्क जो है राजस्थान में है। और सबसे ज़्यादा अर्ध शुष्क जो है वो है पंजाब में। ठीक है, तो राजस्थान से ऊपर सटा हुआ पंजाब है, ये हो गया आपका राजस्थान। इससे ऊपर जो है ये पंजाब, ये पंजाब वाला एरिया हो गया। ठीक है, इसलिए पंजाब में अर्ध शुष्क सबसे ज़्यादा 75.4%, और शुष्क शुष्क जो है वो राजस्थान में है 57.42%। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है गुजरात। एक्चुअली इन्होंने एरिड के अकॉर्डिंग नंबरिंग की है, तो सबसे ज़्यादा शुष्क में गुजरात और राजस्थान है ऑब्वियसली, फिर उसके नीचे सौराष्ट्र, कच्छ का रण क्षेत्र, ये सब जो है गुजरात में पाया जाता है, इसलिए गुजरात जो है दूसरे नंबर पे है शुष्क एरिया में। हरियाणा हरियाणा में भी काफ़ी शुष्क एरिया पाया जाता है, वो खुद इससे लगा हुआ है ना, गुजरात से। और उसके बाद पंजाब, पंजाब में 24%, महाराष्ट्र में 0.42, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 7.118। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में जो है 31.13%। ठीक है, तो एरिड एरिया पाया जाता है। अब ये वो वाला एरिड एरिया नहीं है शुष्क प्रदेश जो मरुस्थलों की वजह से होता है, ये हिमनद की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, हिमानी की वजह से, वहाँ पर जो बर्फबारी होती है इस वजह से वहाँ पर शुष्क एरिया पाया जाता है। ठीक है, तो टोटल जो इंडिया का एरिड एरिया, शुष्क एरिया है वो कितना है, 12.13%, और सेमी एरिड जो अर्ध शुष्क है 29.13, माने कि 12% शुष्क एरिया और 29% अर्ध शुष्क एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी और राज कौन कहाँ पाया जाता है, इसको हमको मिलान करना है। तो जलोढ़ कहाँ पर है, जलोढ़ तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थली राजस्थान में हो जाएगा, काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। मिलान तो उतना हम देखेंगे, टू ए का टू, यानी कि बी ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। जलोढ़ उत्तर प्रदेश में, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में, मारुस्थली राजस्थान में। बहुत सिंपल सा सवाल था, किसने पूछा था, यूपी आर ओ 2021 का सवाल था। आर ओ में जनरली कठिन सवाल पूछता, लेकिन कभी कभी सरल पूछ लेता है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक थी, एक्चुअली वो मैचिंग वाला था ना, तो थोड़ा तो ठीक क्वेश्चन था ही। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम अक्सर पाया जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा अधिक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, ठीक है, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली, सीकर जिले आते हैं वेस्टर्न राजस्थान में। इन जिलों की मिट्टी चूना, कैल्शियम के सॉल्ट आधारित क्षारीय तथा लवणीय प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। देखिए, इसमें आपको फलीदार फसलें, वही लेगुमिनस क्रॉप्स देखनी पड़ेगी। आलू नहीं है, सूरजमुखी नहीं है, सोरगम नहीं है, मटर है। ठीक है, तो मटर जो है वो इसका आंसर होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इम्पोर्टेंट है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित से कौन सी फसल उगाई जाती है, अगेन वही चीज, उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द। ठीक है, कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, लाल मिट्टी के
लाल होने का प्रमुख कारण वही फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता ही लाल मिट्टी के लाल होने का कारण है, और कुछ नहीं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, एक्चुअली इंडिया की सॉइल्स में सूक्ष्म तत्व माइक्रो एलिमेंट जो है तांबा मैग्नीज लोहा वगैरह सब तो पाए जाते हैं, पर जस्ता जो है वो कम पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे कि अलग से जिंक की वो लेके मतलब पैकेट लेके जिंक की पैकेट लेके लोग अपने खेतों में बुआई करते हैं। ठीक है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत बात। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ह्यूमस नहीं पाया जाता हिमालय के मिट्टियों में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर पहला का कथन गलत, कारण सही होगा, तो अर्थात डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेवास मिट्टी का जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के लिए उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, कश्मीर हिमालय में। ठीक है, कश्मीर में केसर की क्यारियां पाई जाती हैं, और कहाँ पे, करेवास मिट्टी में। ओके, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, किस मिट्टी में मिलता है? ऑब्वियसली पांच लोम, देखिए सबसे कम तो बलुई मिट्टी में होगा। ठीक है, पांच जो है और लोम, इनमें भी लोम भी फेमस है कम के लिए, सिल्ट है इसमें भी कम है। चिकनी मिट्टी में बहुत पानी टिकता है, चिकनी मिट्टी में जल्दी मतलब ये पोरस नहीं होती, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से पोरोसिटी कम होती, इसमें पानी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जलाक्रांत हो जाती है। वही चीज़ है ना, पोरोसिटी कम होती है, तो इस वजह से इसमें जलधारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम हो? तो इसमें दिया हुआ है मृतिका यानी क्ले, गाद, महीन बालू, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, यूपीआरओ 2016 का सवाल है। ठीक है, मृतिका जो होता है वो इसका व्यास 0.002 mm से भी कम होता है, बाकी सबका थोड़ा थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। कैसे होता है? मृतिका क्ले का जो व्यास है 0.002 mm, जबकि गाद का व्यास 0.002 mm से 0.06 mm के बीच, तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 mm से 2 mm के बीच होता है। तो कम किसका होता है? मृतिका यानी क्ले का। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मटासी मिट्टी मतलब वही है जो रेड सॉइल होता है ना, रेड सॉइल को मटासी मिट्टी भी बोला जाता है। तो इसके बारे में देखें कौन सा कथन सही नहीं है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ऐसा नहीं है, ये अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। भटासी मिट्टी या लाल मिट्टी जो है ऊंचाई पर पाई जाती है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ये बिल्कुल सही बात है। देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पीछे 2021 का सवाल है। ये अजीबो गरीब शब्द देते, कन्हार मिट्टी, भटासी मिट्टी, भाटा मिट्टी। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, लोहे की मात्रा होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये भी ठीक है, रेत भी होता है, लोहा भी होता है, लेकिन इसका जो भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है, यही स्टेटमेंट गलत है। कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर होती है। ठीक है, कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, ये बात सही है। देख लेते हैं थोड़ा सा। मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली हुई, इसलिए छत्तीसगढ़ ने इसको पूछा था। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। वाह, इंटरेस्टिंग। मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ में, यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग देती है, जबकि फेरिक ऑक्साइड इसे पीला रंग देती है। इंटरेस्टिंग। फेरस ऑक्साइड माने कि Fe2O3 की वजह से लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 इसे पीला रंग देता है। धान के उपयोग के लिए प्रमुख मृदा है। छत्तीसगढ़ में धान इसी मृदा में उगाया जाता है। अगला जो सॉइल टाइप है वो है एसिडिक एंड बेसिक सॉइल, अम्लीय और क्षारीय मृदा। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। बेसिक सी बात है। 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय मिट्टी, 7 से कम होगा तो अम्लीय मिट्टी, एसिडिक सॉइल। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी समान फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अत्य सर्वत्र वर्जित क्या बोलते हैं ना, मतलब अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा अम्लीय ज्यादा क्षारीय होना समान फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होता। समान फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। एसिडिक सॉइल सेडिमेंट्री प्रकृति की होती हैं। ये मिट्टियां लैटेराइट, लौह में लाल तथा अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। आपको पता है लैटेराइट भी थोड़ी सी एसिडिक होती है। रेड सॉइल है ना, ये सब एसिडिक सॉइल्स हैं। तो इसमें यही जो मिट्टियां होती हैं वो एसिडिक होती हैं, सेडिमेंट्री प्रकार की होती हैं, अवसादी टाइप की। इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री तथा नमीयुक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। कहने का मतलब है कि जो नमीयुक्त क्लाइमेट है, अम्लीय मूल सामग्री है, भू आकृति, ये सब है इसके डिसाइडिंग फैक्टर्स, जिसकी वजह से एसिडिक सॉइल का निर्माण होता है। अब सैलिनिटी अफेक्टेड एरियाज इन इंडिया दिया है। इंडिया में सैलिनिटी अफेक्टेड एरियाज वही बनते हैं जो वाटर लॉक्ड एरिया मोस्टली होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा सैलिनिटी से प्रभावित एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश है, 12.95। फिर उसके बाद पंजाब है, फिर गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, ठीक है, गोमती, घाघरा, इन सब नदियों का पूरा जाल है। इधर से चंबल वाला सिस्टम भी आ जाता है। इस वजह से वहाँ वाटर लॉक्ड एरिया भी ज़्यादा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी अफेक्टेड एरिया है। उसके बाद पंजाब में पंज नदियों का सिस्टम है, सिंधु नदी वाला सिस्टम, इस वजह से पंजाब में भी ज़्यादा है। गुजरात में भी नर्मदा है, ताप्ती है, तमाम और नदियाँ आती हैं। वेस्ट बंगाल अपने आप में बहुत सैलिनिटी अफेक्टेड एरिया ऑब्वियसली होगा। राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में है। इस तरीके से आप इन तमाम स्टेट में सैलिनिटी ज़्यादा प्रभावित करती है। राविंस वाला तो हम इसको देख चुके हैं। ताप और एवं नमी युक्त जलवायु तथा अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय वेदरिंग होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु हो, ठीक है, तथा वर्षा अधिक हो, जिससे मृदाओं का वेदरिंग होता है और क्षारों की लीचिंग काफी बढ़ जाती है। उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग में अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। जब तापमान ऊंचा हो, भारी बारिश हो, इस वजह से लीचिंग हो जाती है उस सॉइल की, तो वहां पे जो बचता है वो एसिडिक सॉइल बचता है। ठीक है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें सामान्यतः लाइम का प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूना क्षारीय होता है, इस वजह से उसको एसिडिक में मिलाते हैं तो थोड़ा न्यूट्रल होने की कोशिश करता है। भारत में क्षारीय मृदा एल्कली सॉइल शुष्क एवं अशुष्क भागों में एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कि राजस्थानी एरिया में और जो दलदली एरिया है वहां पर क्षारीय मृदा यानी एल्कली सॉइल पाई जाएगी। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने तथा जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सॉल्ट मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाता है। आपने अभी देखा कि कैल्शियम की अधिकता होती है, पाई जाती है कहाँ की मिट्टी में, राजस्थान की मिट्टी में। ठीक है, और वहां पर वहीं पर शुष्क एवं अशुष्क जलवायु भी ज्यादा प्रेडोमिनेंटली पाई जाती है। इसी वजह से ऐसी इस स्थिति में कोशिका कर्षण क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है।
इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जो पंजाब और हरियाणा का दे रहा है, ठीक है, उसका कारण यही है क्योंकि वो राजस्थान से एकदम सटे हुए हैं, ठीक है। सलाइन एंड अल्कलाइन एरियाज, ये अच्छा सा है। देखिए ये कॉम्पैक्ट एरिया है, ये स्कैटर्ड एरिया ब्लॉक्स हैं, ठीक है। सलाइन और अल्कलाइन एरियाज में ये सब देखिए, ये थोड़ा सा वेस्टर्न राजस्थान हो गया, दक्षिणी पंजाब हो गया और दक्षिणी हरियाणा हो गया, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश पूरा सैलेंटेड से अफेक्टेड एरिया है, ये है, ठीक है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब एरिया जो है सैलेंटी एंड अल्कलाइन से अफेक्टेड एरिया है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारीपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता होती है। ओके, तो क्षारीयता को बदलने के लिए क्या करते हैं, खारीपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अम्लीयता को हटाने के लिए, बैलेंस करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना इस बात को, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं, आगे पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा सलाइन सॉइल का निर्माण होता है। सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता से सलाइन सॉइल का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है, ठीक है, अर्थात उसमें सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है। सैलिनिटी वहां होती है जहां वाटर लॉक्ड एरिया होता है, ठीक है। कक्ष कालीन एरिया पूरा सैलिनिटी अफेक्टेड है, इस वजह से सबसे ज्यादा जो सलाइन सॉइल है वो गुजरात में है। साल्ट अफेक्टेड मृदा को सलाइन, अल्कली एवं तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा लवणीय प्रभावित मृदा क्षेत्र गुजरात में है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा क्षेत्र जो है वो एल्कली सॉइल जो है वो उत्तर प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में है। मृदा का लवणीय भवन यानी सलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। जो मिट्टी होती है उसमें जो सिंचित जल होता है, जब उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्प बनकर उसका पानी निकल जाता है, उड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या बच जाता है, नमक और खनिज बच जाते हैं। इसी से जो है उसमें मृदा का लवणीय भवन हो जाता है। सिंचित भूमि पर जो सलाइन बिल्डिंग होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती हैं, और जब बहुत ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, वाटर लॉक्ड एरिया हो जाता है, फिर धीरे धीरे वहाँ से पानी वाष्पीकरण होकर निकल जाता है, तो ढेर सारा वहाँ पे जो है सैलिनिटी या साल्ट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी अपारगम्य बन जाती है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है, ठीक है। ऊसर मिट्टी के संबंध में चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऊसर मिट्टी की बात कर रहा है, ना कि अम्लीय मिट्टी की बात। अम्लीय मिट्टी जो होती है उसमें चूने का प्रयोग कर उसको सुधारा जा सकता है। ऊसर मिट्टी में माने अल्कली सॉइल में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है ना, जिप्सम का प्रयोग। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है, बिल्कुल एल्कली सॉइल है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, बिल्कुल उगाई जा सकती है, नाइट्रोजन वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह देके और टाइमली इरिगेशन देके, सिंचाई देके इसमें धान की फसल उगाई जा सकती है। देखिए जहाँ संभावना प्रदर्शित हो रही हो, ठीक है, संभावना प्रदर्शित हो रही हो, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट शो होता है, तो वो स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। अब आप कहेंगे कि पहले वाले में भी सुधारा जा सकता है, यहाँ भी संभावना है, लेकिन इसका फंडामेंटली गलत हो गया। सुधारा जा सकता है लेकिन चूने से नहीं, जिप्सम से, ठीक है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा तीसरा सही, अर्थात इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको सुधारने के लिए पायराइट, जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके ऊसर सहनशील कुछ धान की प्रजातियां होती, जैसे नरेंद्र शंकर ऊसर धान 1, ऊसर धान 2 इत्यादि, इन सब धानों से जो है ऊसर में धान उगाया जा सकता है। ऐसी प्रजातियों से सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में, ठीक है।
बेसिक सी बात है, न ज़्यादा अम्लीय न ज़्यादा क्षारीय। तेजाबी मिट्टी यानी कि अम्लीय मिट्टी यानी कि एसिडिक सॉइल को कृषि योग्य बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तेजाबी के लिए लाइम का प्रयोग किया जाता है, चूने का, ठीक है। और क्षारीय के लिए, अल्कली के लिए जिप्सम का, ठीक है, पैराइट का, ढांचा का। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, वही क्षारीयता अभी हमने बताया, जिप्सम, ठीक है। खेतों में जिप्सम का उपयोग करके खारापन एवं क्षारीयता का से निजात पाया जा सकता है। ओके, कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम कहलाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, सर्वाधिक क्षारीय पूछ रहा है। ये एक्चुअली यूपीपीसीएस मेंस 2007 का सवाल है, ठीक है। और इसका आंसर करंटली बदल गया, गुजरात इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जब उस समय था तो उस समय उत्तर प्रदेश था, ठीक है। तो फिलहाल हमें करंट से मतलब है, तो हम जानेंगे कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है गुजरात में, ठीक है। स्टेटमेंट में वही सब दिया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि देखिए 2007 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश में क्षारीय क्षेत्र था 2129 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और गुजरात में था 763 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन करंटली 2011-13 में जब फिर से भूमि निम्नलिखित एटलस 2016 निकाला गया तो 2011-13 का आंकड़ा था, उसमें बताया गया कि गुजरात में 26,45,405 हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पे हरियाणा है, एक्चुअली हरियाणा दूसरे नंबर पे नहीं है, उत्तर प्रदेश भी अभी दूसरे नंबर पे है। 3,07,571 किलो स्क्वायर हेक्टेयर के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे पे है। 26,45,405 हेक्टेयर के साथ गुजरात प्रथम है, हरियाणा थर्ड नंबर पे है। किसमें? बंजर भूमि, ठीक है, बंजर भूमि यानी कि सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। देखिए सेम क्वेश्चन, ठीक है, वही चीज है, गुजरात में है। मृदा का लवणीय भवन सलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। वही कह रहा कि जब जल भराव होता है वहां से वाष्पीकृत होकर जल निकल जाता है, तो जो नमक और खनिज बच जाते हैं उसी से लवणीय भवन होता है, सलाइनिटी बढ़ जाती है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? आप जानते हैं कि सिंचित भूमि जब जाती है, जहाँ ज्यादा सिंचाई हो जाती है, तो धीरे धीरे वो अपारगम्य हो जाता है। अभी हमने ये चीज पढ़ा, ठीक है। यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करता है, गलत बात है। या कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है, यही सही बात है। या भूमि जलस्तर को ऊपर ले आता है, गलत, इससे भूमि जलस्तर ऊपर नहीं आता है। या मृदा के वायु आकाशों को जल से भर देता है, नहीं, सॉल्ट से भर देता है, इसी वजह से अपारगम बन जाती है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ठीक है, चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये इसका एक्चुअली हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं, लेटराइट सॉइल हो गया, है ना, एसिडिक सॉइल, वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। स्टेटमेंट देखेंगे, चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय तथा अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा होने के कारण इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करते हैं कि मिट्टी से रिलेटेड जितने भी सवाल और पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, सबका कवरेज इस सेशन में, इस लेक्चर में किया गया है। अब इसको अच्छे से देखें, 2 से 3 बार देखें, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।